आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभातखबर.com। मैं कुमार राहुल, सीनियर एडिटर, प्रभात खबर भागलपुर। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बीते एक पखवाड़े के दौरान जिस तेजी से गर्मी बढ़ी है, उसी तेजी से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित भाजपा, जदयू और एनडीए गठबंधन के साथ ही राजद, कांग्रेस के कई दिग्गज अभी मैदान में जमे हुए हैं और कई लोगों की सभाएं हो चुकी हैं। इस बढ़ते हुए राजनीतिक सरगर्मी के बीच हम चर्चा करेंगे 26 अप्रैल को होने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों यानी भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार और किशनगंज में क्या अभी राजनीतिक समीकरण है और क्या नेताओं के दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात खबर के संपादकीय के वरीय साथी अजीत कुमार जी और प्रभात खबर भागलपुर के मुख्य संवाददाता संदीप झा जी। तो हम जानना चाहेंगे अजीत कुमार जी से कि पूर्णिया में अभी क्या समीकरण चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पूर्णिया का राजनीतिक माहौल अब चरम पर पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ती जा रही है और नेताओं का जिस तरह से दौरा हो रहा है उससे अब लगने लगा है कि यहाँ पर 26 को चुनाव होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ मधेपुरा में कैंप किए हुए हैं और तेजस्वी पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। रात्रि विश्राम भी पूर्णिया ही कर रहे हैं। पूर्णिया से ही दिन भर की सभाएं वो कर रहे हैं। पूर्णिया बहुत ही संवेदनशील और आज के इस दूसरे चरण में बिहार की जो दूसरे चरण में जो चुनाव होना है उसमें पूर्णिया जो है सबसे महत्वपूर्ण सीट बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ से पप्पू यादव भी चुनाव मैदान में है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में है। पप्पू के कारण यह सीट हॉट सीट बन चुका है और अब जो धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि राजद का जो आधार वोट है उसमें कहीं ना कहीं पप्पू सेंधमारी करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ राजद ने जिस प्रत्याशी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया तो बीमा चूंकि अति पिछड़ा समाज से आती हैं और अति पिछड़ा समाज पर कहीं ना कहीं एनडीए की दावेदारी होती रही है, लेकिन बीमा के आ जाने से जदयू के वोट बैंक में भी सेंधमारी की चिंता जदयू को सता रही है और यहाँ पर पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। फिलहाल जो स्थितियां यहाँ दिख रही है उसमें यही दिख रहा है कि इन तीनों उम्मीदवारों में जो आधार वोट बैंक है, अब जो अपने आधार वोट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं उनके सिर पर ही जीत का सेहरा बंधेगा। इस बार भागलपुर में कैसा लग रहा है? क्या निवर्तमान सांसद अजय मंडल जीत को दोहराएंगे या फिर उनको कांग्रेस के अजीत शर्मा उनको टक्कर दे रहे हैं? देखिए, भागलपुर लोकसभा चुनाव अभी जिस दिशा में यहाँ पर जो चुनाव प्रचार के बाद जो समीकरण दिख रहा है इतना तो तय है कि बहुत ही नजदीकी मुकाबला हो चुका है। हाँ, भीतरघात यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति मतों में सेंधमारी जो आधार वोट है उसमें सेंधमारी भी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है जो जीत हार का फैसला तय करेगा। निश्चित रूप से चूंकि अजीत शर्मा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और अजीत शर्मा जिस जाति से आते हैं, भूमियार जाति से, वो एक भागलपुर लोकसभा में सवर्ण वोट जो है वो डिसाइडेड रहा है। अजीत शर्मा चूंकि इस बिरादरी से हैं तो निश्चित रूप से उनका दावा है, उनके समर्थकों का दावा है कि हम ये वोट बैंक जो है चूंकि अजीत शर्मा के कारण इंडी गठबंधन में शिफ्ट होता दिख रहा है, तो ये वोट बैंक कितना शिफ्ट कर पाते हैं इस पे बहुत हद तक यहाँ का चुनाव परिणाम निर्भर होता है। दूसरी ओर चूंकि अजय मंडल के पहले हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो यहाँ से गोपाल मंडल भी जदयू के दावेदार थे और भी दावेदार थे। गोपाल मंडल मंच पर तो एक दो बार दिखे लेकिन मैदान में कहीं नहीं दिखे, तो इसको भी समझना होगा कि गोपाल मंडल गंगा पार के इलाके में कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं
और आपको बता दें कि चूंकि कहीं न कहीं सवर्ण वोट मतों का बिखराव यहाँ होता दिख रहा था, यही कारण है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आज ही आज ही गंगा पार के लगभग 2 दर्जन गांवों में घर घर जाकर उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। मतलब चूंकि बीरपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, चूंकि अजीत शर्मा वहां से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने वहां से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। औसतन हर बार उन्हें 18 से 20 हजार मत वहां पर प्राप्त होता था और यही कारण है कि उस मतों को एकजुट करने के लिए एनडीए को अभी अपना पसीना बहाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि भविष्य में यह इस सवर्ण मतों का बिखराव होता है या सवर्ण मत जो एनडीए का आधार वोट माना जाता है एनडीए में शिफ्ट होता है। नहीं, इसमें एक चीज और है, नेहा शर्मा। पिछली बार जब विधायक का चुनाव हुआ था, नेहा शर्मा ने रोड शो किया था और उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था वोटिंग पर। और विधायक, उनके पिताजी, नेहा शर्मा के पिताजी अजीत शर्मा जी विधायक बने। इस बार भी उनका कई जगहों पर रोड शो हो चुका है, हो रहा है। दूसरा, तेजस्वी यादव की सभा चल रही है और दूसरे नेताओं की भी सभा यहाँ हो रही है, उनके समर्थन। राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं। इन सब चीज़ों का भी असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो दिग्गजों का जो चुनाव प्रचार चल रहा है उससे तो दिशा और दशा तय होनी ही है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का सीन दिख रहा है उस सीन में यही दिख रहा है कि मुकाबला जो है एकदम आमने सामने का है। किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा यह दावा अभी नहीं किया जा सकता है। दोनों दलों के नेता और समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। तो हम चर्चा करते हैं अब किशनगंज का। देखो, किशनगंज में क्या अभी सीन बन रहा है? क्या वहाँ ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है या फिर विकास का मुद्दा या फिर मोदी जी का चित्र? किशनगंज के संबंध में, किशनगंज चिकन नेक कहलाता है और किशनगंज के समीकरण को जानने के लिए अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो बहुत हद तक पूरा सीन आपको समझ में आ जाएगा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा क्षेत्र का चुनाव में भी डॉक्टर जावेद जो जीत कर आए थे, उन्होंने मात्र 34,461 मत से वहां किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की थी। उस समय भी वहां पर डॉक्टर जावेद कांग्रेस से थे, अख्तरुल ईमान AIMIM से थे और जदयू के प्रत्याशी मोहम्मद सैयद महमूद अशरफ थे। इस बार भी डॉक्टर जावेद फिर इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है। जदयू ने इस बार अपने पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद पर अपना दांव खेला है। AIMIM फिर एक बार बड़ा फैक्टर बन गया है। हालांकि जिस चुनाव के पहले जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि सीमांचल की 8 सीटों पर AIMIM अपना प्रत्याशी देगा, अंततः अभी सिर्फ एक ही सीट पर किशनगंज सीट से ही AIMIM के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और 2 दिन पहले से वहां का सीन कुछ कुछ बदलने लगा है। कल से असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ वो किशनगंज पहुंच गए हैं और छोटी छोटी सभाएं वो कर रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी हो या जदयू प्रत्याशी हो, सबके चेहरे पर शिकन है। AIMIM वहां बड़ा फैक्टर बन चुका है। अब AIMIM के वोट पर ही एनडीए हो या कांग्रेस इंडी गठबंधन हो, उनके जीत और हार का फैसला तय होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को 2,93,000 वोट मिले थे और जदयू प्रत्याशी 3,32,591 वोट मिला था किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में। जाति समीकरण यहाँ पर मायने नहीं रखता है। चुनाव नजदीक आते आते यहाँ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम H और M ये समीकरण सीमांचल के सभी इलाकों में अमूमन यही समीकरण दिखने लगता है जब जब चुनाव नजदीक आता है। फिलहाल चुनाव में अब 3 दिन शेष बचा है। तीनों दल के प्रत्याशी लगे हुए हैं। AIMIM के वोट पर ही जीत हार का फैसला तय होगा। तीनों दल अभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जदयू विधायक मास्टर मुजाहिद हो
और डॉक्टर जावेद, दोनों की छवि बहुत ही अच्छी है। यही कारण है कि हिंदू मतों का भी वहाँ बिखराव जो है, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो मान के चल रहे हैं कि डॉक्टर जावेद भी हिंदू मतों पर अपना दावा ठोकते हैं। और चूंकि एनडीए के आधार वोट जो है उसमें हिंदू मतों का वहाँ मिलना तय है। मुस्लिम मतों में कितना अधिक सेंधमारी एआईएमआईएम करती है, उस पर ही जीत हार का फैसला निर्भर करेगा। हमारे सामने है किशनगंज लोकसभा के मुजम्मिल हुसैन, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनकी समाज में प्रतिष्ठा है। मुजम्मिल जी, ये बताइए हमको कि किशनगंज का चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? यहाँ का चुनावी मुद्दा तो सर, यहाँ की जनता सबसे पहले बाढ़ पीड़ित से परेशान है। यहाँ पर गरीबी रेखा से लोग बहुत नीचे है। यहाँ पर इल्म का कोई व्यवस्था नहीं है, ऊंचे स्तर का कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। लोग गरीबी के कारण मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, तब बाल बच्चों को खिलाते हैं। और जो है यहाँ पर चुनावी मुद्दा ही लेकर के लोग वोट करेंगे। और यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं और बहुत सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पर कोई माने किशनगंज में खास करके कोई तालीम में ऊंचे स्तर का इदारा नहीं है। लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं ठीक से। मजबूरी के तहत लोगों को मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसी मुद्दे पर यहाँ चुनाव होगा और लोग उसी मुद्दे पर वोट करेंगे। अब हम अजीत जी से जानना चाहेंगे कि कटिहार की स्थिति क्या है और किस ओर जा रही है ये लड़ाई। देखिए, कटिहार में वैसे तो 9 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो मुख्य मुकाबला इंडी और एनडीए के बीच वहां होता दिख रहा है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब पहले भी सांसद रह चुके हैं, पूरे देश में उनकी एक पहचान है। वहीं जदयू ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे दुलाल चंद गोस्वामी पर ही भरोसा किया है। फिलहाल यहाँ की लड़ाई जो है वो आमने सामने की तो है ही, दिग्गजों के दौरों के साथ ही यहाँ का चुनावी समीकरण अगर 2 दिन में और एकजुट मतों का मत अगर एकजुट हो तो कुछ समीकरण बदल सकता है। अभी जो यहाँ की स्थितियां दिख रही है वहां पर जीत हार के साथ साथ बहुत ही नजदीकी लड़ाई दिख रही है कटिहार में। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की भी हम बात करें तो कटिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में भी दुलाल चंद गोस्वामी जी को 5,59,000 वोट वहां मिले थे और तारिक अनवर साहब को 44.93% वोट, मतलब 5,02,220 मत मिले थे। क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी पिछली बार भी सांसद रहे हैं तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी भी एक जो लोगों में विरोध का माहौल होता है। लेकिन अब जब बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, चूंकि अमित शाह वहां पर सभा कर चुके हैं और सबसे बड़ा फैक्टर जो वहां पर एक अभी हाल फिलहाल में बना, चूंकि वहां एक कद्दावर नेता राजद के अशफाक करीम साहब, मेडिकल कॉलेज भी है उनका के डायरेक्टर भी हैं, और चूंकि अशफाक करीम राज्यसभा सांसद थे, इस बार उन राजद से दावेदारी कर रहे थे। चूंकि गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस को चली गई तो अशफाक करीम साहब नाराज हो गए और कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है। तो अशफाक करीम साहब के आने का जो जदयू में आए तो उनका फायदा जदयू प्रत्याशी को कितना मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर भी चुनाव परिणाम बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत ही नजदीकी मुकाबला दिख रहा है। अब हम चलते हैं बांका की ओर। यह वही बांका संसदीय क्षेत्र है जहां मधु लिम्बिये, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर दिग्विजय सिंह उर्फ दादा तक बांका चर्चा में रहा था और पूरे देश में यह केंद्र कभी हॉट सीट के रूप में याद किया जाता है। इस बार यहाँ से जदयू के गिरधारी यादव और राजद की ओर से जयप्रकाश यादव मैदान में खड़े हैं। मुख्य रूप से अभी आपको क्या लग रहा है कि दोनों के बीच में मुकाबला होगा या फिर और भी फैक्टर है, या क्या फैक्टर है इस चुनाव?
बांका में मुख्य रूप से मुकाबला जयप्रकाश यादव इंडी प्रत्याशी और जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के बीच तो तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम को हम देखें तो इससे बहुत कुछ समझने का हम लोगों को समझ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में गिरधारी यादव को यहाँ पर 4,77,788 मत मिले थे, जयप्रकाश यादव को 2,77,000 मत मिले थे। हालांकि उस समय दादा की विधवा पुतुल जी भी चुनाव मैदान में थी। पुतुल जी को भी 1,03,000 मत मिले थे। फिलहाल तो यहाँ पर चुनाव प्रचार जोरों पर है, दूसरे चरण का मतदान है। चूंकि इनके बगल के इलाके जमुई में मतदान हो चुका है, तो अब सभी नेता जो है यहाँ पर स्थानीय नेता भी कैंप किए हुए हैं। फिलहाल जो एक सबसे बड़ा कोण यहाँ पर उभर कर आ रहा है बांका लोकसभा सीट पर, एक बड़ा एरिया, वो सतपट्टी, स्थानीय स्तर पर उसको सतपट्टी कहते हैं। तो इस बात की चर्चा पिछले कुछ दिनों से जोर शोर से पकड़ रही है कि सतपट्टी का इलाका जो है वो इंडी गठबंधन में शिफ्ट होता जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर संशय है, लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान जब आप इलाके में जा रहे हैं तो ये चीज कई जगहों से सुनने को मिल रही है कि सतपट्टी का इलाका जो है इस बार वह वोट शिफ्ट होता जा रहा है जयप्रकाश में। तो अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बहुत ही नजदीकी हो जाएगा। यही कारण है कि अब एनडीए की ओर से भी कई स्थानीय जातीय मतलब उस जाति के नेताओं का दौरा जो है वहां पर हो रहा है। सतपट्टी पर ही अभी फिलहाल वहां का पूरा समीकरण आकर रुक गया है। दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार में अभी 2 दिन शेष है, 2 दिन में बहुत कुछ बांका में बदलने वाला है। 2 दिन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन जीत और किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार। फिलहाल तो मुकाबला कांटे का ही वहां भी दिख रहा है बांका लोकसभा क्षेत्र। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।